ओके, और हम लोग पढ़ते हैं फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस वन ओवर द अदर। बहुत सारे सब्सटेंसेस अगर मैं डाल दूं या बहुत सारे लिक्विड्स में डाल दूं, ग्लासेस डाल दूं, एक के ऊपर दूसरा मैं अगर रख दूं, ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट की अपरेंट हाइट क्या होगी? अगर उसका रियल हाइट में पता है, मान लो ये लिक्विड है, ये ग्लास है, लिक्विड है, ग्लास है, जो कुछ भी है, या तो मान लो ये पूरे के पूरे ग्लास हैं, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, या कोई लिक्विड है ना, वन ओवर द अदर स्टैक किए गए हैं, रखे गए हैं। तो ऐसे केस में अगर ऑब्जेक्ट की अपरेंट हाइट हमें चाहिए तो सबसे पहले हमें उसका रियल हाइट पता करना होगा। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है और ऊपर से इसको देखा जा रहा है। कहाँ से देखा जा रहा है भाई? तो ऊपर से इसको देखा जा रहा है, इस हाइट से इसको देख रहे हैं। तो चलिए, अगर इस हाइट से इसको देख रहे हैं तो आखिर ये कहाँ दिखेगा, कितने हाइट पर दिखेगा? व्हाट विल बी इट्स अपरेंट हाइट, है ना। तो अपरेंट हाइट के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, या मान लो पूरे के पूरे सॉलिड हो, ग्लासेस हो सकते हैं, या पूरा का पूरा लिक्विड हो, एक दूसरे के ऊपर प्लेस किए गए हैं, स्टैक किए गए हैं। ऐसे केसेस में व्हाट विल बी द अपरेंट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व किया जा रहा है रेयर मीडियम से ऑब्जर्व किया जा रहा है। डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो रियल हाइट में पता है इस लिक्विड का, इस सब्सटेंस का हाइट रियल क्या है, h1 है, इसका h2 है, इसका h3 है, लाइक दैट हमने इसका रियल हाइट क्या माना है, hn माना है। तो टोटल हाइट कितनी है, h कैन बी रिटन एज h1 प्लस h2 प्लस डॉट 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 प्लस hn लिख सकते हैं। अपरेंट हाइट क्या होगी? तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो इस लिक्विड ने इसके हाइट को थोड़ा सा ऊपर लेकर खड़ा करेगा, है ना। फिर ये लिक्विड भी थोड़ा और ऊपर करेगा, फिर थोड़ा और ऊपर करते 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 जो टोटल जो हाइट आएगी ना, टोटल जो अपरेंट हाइट आएगी वो इस तरह से आएगी। ये है एग्जैक्ट। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, काफी अच्छा है। जैसे कि इसको निकालना हो, ये कितना लाएगा, तो h1 प्लस μ1, दूसरा कितना करेगा h2 बाय μ2, लाइक दैट। टोटल कितना होगा, टोटल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेरीफाइड चीज है, ये अपने मन से मैं नहीं लिख रहा हूं, ये वेरीफाइड चीज है ना, और एग्जामिन करके बताया गया है, ऐसे ही नहीं बताया गया है। h1 बाई μ1 प्लस h2 बाई μ2 डिवाइडेड बाई डॉट डॉट डॉट, ये अपरेंट हाइट हो जाएगी जब बहुत सारे लिक्विड्स प्लेस किए रहेंगे। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं। मान लो कि बहुत सारे लिक्विड नहीं हो, एक ही लिक्विड हो, तो H2 और H3 क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला सही है। अगर दो लिक्विड आएंगे तो उस केस में भी आप लोग निकाल सकते हो, बाद बाकी जीरो हो जाएंगे। h1 बाई μ1 प्लस h2 बाई μ2, तीन रहेंगे तो क्या होगा, h1 बाई μ1 प्लस h2 बाई μ2 प्लस h3 बाई μ3, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। ओके, तो इस केस में भी हम लोग अपरेंट हाइट निकाल सकते हैं। रियल हाइट तो निकला ही हुआ है, ये फॉर्मूला है आपको अपरेंट हाइट निकालने का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बहुत सारे लिक्विड्स के मीडियम रखे हुए हैं या बहुत सारे सब्सटेंसेस रखे हुए हैं, तो इस केस में मैं आपसे ये पूछूं कि इतने सारे सब्सटेंसेस का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? हाउ विल यू डिफाइन इट, हाउ विल यू कैलकुलेट इट, हाउ विल यू नो इट, कैसे जानेंगे उसको? तो एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफाइंड एज, कैलकुलेटेड एज h टोटल बाय h अपरेंट। ठीक है, जैसे एक लिक्विड के लिए हम लिखते थे वैसे इसमें भी लिख देंगे। तो हमें h टोटल कितना होगा, h1 प्लस h2 प्लस इतना, और रिफ्रैक्ट अपरेंट हाइट कितना होगा, h1 बाई μ1 प्लस h2 बाई μ2, लाइक दैट हम लिखते चले जाएंगे। ये भी हम लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इजी चीजें हैं, इसमें कुछ भी माथापच्ची करने की चीज नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। चलिए, इसी से बेस्ट हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मान लो इसी में मैं स्पेशल के हिसाब से ये पूछूं कि मान लो सबका हाइट सेम हो, मान लो कि बहुत सारे लिक्विड्स रखे हुए हैं और सबका हाइट सेम हो, उस केस में कहानी क्या होगी? अगर सबका हाइट सेम आ जाए तो h क्या होगा, कॉमन हो जाएगा और h बाई h हट जाएगा। ये क्या आ रहा है, 1/1 बाई μ1 प्लस 1 बाई μ2 डॉट 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 प्लस 1 बाई μn। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये क्या है भाई, ये हार्मोनिक मीन भी आप कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, जैसे कि दो लिक्विड्स के लिए अगर मैं कहूं, दो लिक्विड जिसकी सेम डेप्थ हो, या दो सबस्टेंसेस, ट्रांसपेरेंट सबस्टेंसेस जिसकी हाइट भी सेम हो, उस केस में हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हैं। दो केस वाले हम देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर में क्या होगा, h1 प्लस h2 2h लिख देंगे, है ना, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो कि हमने एक
क्या गलती क्या यहाँ पे, h1 प्लस h2 टोटल n था ना, n था तो कितना लिखते हैं यहाँ पर n टाइम्स हाइट होता और सारे हाइट कैंसिल हो जाते, n टाइम्स इतना हो जा रहा है। चलिए अब दो लिक्विड्स के बारे में बता रहा हूँ, 2H होगा डिवाइडेड बाय 1 बाई μ1 प्लस 1 बाई μ2, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाता है एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये दो लिक्विड का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं। तो H भी यहाँ है, यहाँ भी H है, तो H क्या हो कैंसिल हो जा रहा है, ये क्या आ रहा है हार्मोनिक मीन आ रहा है, ये कितना आ जाएगा, ये हार्मोनिक मीन आ रहा है 2μ1 इंटू μ2 बाई μ1 प्लस μ2, ये एवरेज जो आ रहा है वो एवरेज जो आ रहा है क्या है, ये हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन किसका, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का, है ना। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जानेंगे। चलिए इसी तरह के जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 लिक्विड्स का मीडियम रखा है और बाद बाकी मीडियम को हम लोग कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। मैंने 3 ही मीडियम रखा है, मान लो 3 मीडियम रखे, इसको हमने 1 मीटर रखा, ये H2 को 2 मीटर रखा और H3 को हमने 3 मीटर रखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 3 मान लो, इसका 1 मान लो और इसको 2 मान लो और इसको 1 मान लो। अब बताइए कि ये ऑब्जेक्ट जो है जब देखेगा, ये आंख इसको देखेगा तो कितना ऊपर दिखेगा, आप बता सकते हैं क्या। अब इसकी अपरेंट हाइट बताओ, इस केस में आप अपरेंट हाइट कैलकुलेट करके बताओ क्या होगी अपरेंट हाइट। तो अपरेंट हाइट का डिफिनीशन यहाँ पे देख सकते हो, क्या है अपरेंट हाइट का, h1 बाई 1 बाई μ1 कितना 3 प्लस 2 बाई कितना 2, है ना, 2 मीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, प्लस 3 यहाँ पर है और 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये अपरेंट हाइट निकल के सामने आ रहा है, ये 1 हो जा रहा है, 3 एलसीएम आ जा रहा है, तो कितना होगा 1 प्लस 3 प्लस कितना 3 3 जा 9, है ना, 13 बाई 3 मीटर ऑब्जेक्ट की अपरेंट हाइट हो जाएगी। क्या होगी, अपरेंट हाइट ऑब्जेक्ट 13 बाई 3 मींस टोटल हाइट कितना है 3 2 5 1 6, और ये अगर अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग तो कम ही आ रहा है। चलिए वो भी बात समझ में आया। रियल हाइट भी आपको पता है, तो एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपसे पूछे, इस केस में 3 मीडियम रखे हुए हैं और एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो क्या बताओगे, H रियल बाई H अपरेंट। तो इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए 3 2 5 1 6, तो 6 यहाँ लिखूंगा और क्या है अपरेंट कितना है भाई, तो 13 बाई 3 ऊपर चला गया, मतलब कितना आ रहा है 18.3, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना सारा आ रहा है। देख लीजिए काफी इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यहाँ पे अभी जो है हाइट इतना तक ही आएगा, है ना, देख लीजिए। ओके द क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, दिस क्वेश्चन हैज कम इन MNR 1987 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62, इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एक ग्लास जो है, ग्लास के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं हम लोग, देखिएगा और आप वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मान लो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 1.62 दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये नॉर्मल लाइन है ग्लास स्लैब के पास, यहाँ हमने इंसिडेंट रे रखा, यहाँ क्या है इंसिडेंट रे, है ना, और यहाँ पर देखिए कि कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके जा रहा है और रिमेनिंग पार्ट जो है कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं, तो सीधा तो रिफ्लेक्शन होता नहीं है, वो क्या होगा टेढ़ा होगा, ये रेयर से डेंसर में जा रहा है
तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट कुछ इधर जाएगा, है ना, और ये जो है ओरिजिनल लाइन था, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम थिंग, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू आई, ये भी इक्वल टू आई। बोला कि रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ये क्या है, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे, है ना, ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में हैं, बोथ ऑफ दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आप इस केस से आसानी से समझ सकते हो कि क्या कहानी होगी। आई एंगल इंसिडेंस प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या आ रहा है भाई, आई इज इक्वल टू 90 माइनस आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 माइनस आर, ओके। तो अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, μ1 sin i दैट इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है जी। तो μ1 तो 1 ही है, sin i है क्या, तो sin i इज इक्वल टू sin 90 माइनस r दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई cos r, और ये कितना आ रहा है μ2, और ये आ रहा है sin r, ठीक है। देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये सब के सब 90 डिग्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, है ना। तो अब इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, sin r को 90 माइनस i भी लिख सकते हैं, है ना। तो sin r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, i हमें फाइंड करना हो, मान लो कि हमें i फाइंड करना है, तो इसको हम लोग r के बदला क्या लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ तो r ही होगा, यहाँ पे अब sin i ही रहने दो, है ना, यहाँ पे अब क्या रहने दो sin i ही रहने दो, ठीक है, गलत नहीं है सही है, गलत नहीं सही है, sin i ही रहने दो, और ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका cos i, है ना। sin r इज इक्वल टू sin 90 माइनस i दैट इज इक्वल टू cos i, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos i। हमने ऐसा क्यों बताया वो मैं बता रहा हूँ अब आपको। तो ये आ रहा है tan i दैट इज इक्वल टू μ2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1.62, और आपके पास जो एंगल आ रहा है वो एंगल कितना है, दैट एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1.62, ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.62, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप फाइंड कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू पता हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इससे फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर ये जो मैंने बताया आपको, इससे एक लॉ निकलता है जिसको हम लोग ब्रिस्टर्स लॉ बोलते हैं, जो ब्रिस्टर्स ने दिया था, इसी से एक ब्रिस्टर्स लॉ निकलता है ना, इसी से एक ब्रिस्टर्स लॉ निकलता है, ब्रिस्टर्स लॉ। ब्रिस्टर्स लॉ क्या कहता है, ब्रिस्टर्स लॉ ये कहता है कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसे एंगल पे लाइट किसी स्लैब पे इंसिडेंट हो जिसके वजह से रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, है ना। यहाँ तो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे रहेंगे वो इस इंसिडेंट प्लेन के, उसमें जो लाइट का वाइब्रेशन होता है वो इंसिडेंट रे के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो जो ये लाइट और रिफ्लेक्ट होके दे रहा है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट दे रहा है। ये कैसा दे रहा है भाई, तो ये जो लाइट देगा वो कैसा देगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब ये है कि जो भी लाइट है वो इंसिडेंट प्लेन में ही है, इंसिडेंट प्लेन में ही है ना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो इंसिडेंट प्लेन में ही है, और जो लाइट का वाइब्रेशन हो रहा है अप एंड डाउन वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, इंसिडेंट प्लेन के परपेंडिकुलर में। इसी को हम लोग ब्रिस्टर्स लॉ बोलते हैं, और ये ब्रिस्टर्स लॉ तब वैलिड होगा व्हेन
थीटा, है ना, या इंसिडेंट रे कहो यहाँ पर, इंसिडेंट रे आईपी 10 आईपी इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास वेयर आईपी इज द पोलराइजिंग एंगल। ये क्या है? पोलराइजिंग एंगल, है ना, ये क्या है भाई? पोलराइजिंग एंगल है। समझिएगा बात को कि जो इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं। इस केस में जो लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट में जो लाइट का वाइब्रेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसमें जो लाइट के वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको कांस्टेंट कर दिया गया है मूव करने के लिए, किधर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है उसी के परपेंडिकुलर में लाइट को कांस्टेंट कर दिया गया है मूव करने के लिए, है ना। तो मतलब ये लाइट जो है, इसीलिए इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, और इसका यूज बहुत सारे जगहों पे होता है। प्लेन पोलराइजेशन का यूज बहुत जगह होता है, और लाइट को हम पोलराइज भी कर सकते हैं। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव है, और साउंड वेव को नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ओके, मैकेनिकल वेव है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए, ब्रिस्टल्स लॉ भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे दिया। 10 IP इज इक्वल टू म्यू, तो ही जाकर क्या होगा? लाइट पोलराइज हो जाएगी। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, देन ओनली लाइट कैन बी पोलराइज्ड, ओके। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? तो एक्चुअली हम लोग क्रिटिकल एंगल पढ़ क्यों रहे हैं? क्रिटिकल एंगल पढ़ने का मतलब ये है कि इसके बाद हमें पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल का यूज है, ठीक है। तो इसके लिए हमने पहले क्रिटिकल एंगल को ही हमने डिफाइन करना उचित समझा, अच्छा समझा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करेंगे। रिफ्रैक्शन तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, जान ही लिए हैं रिफ्रैक्शन कैसा प्रोसेस होता है ना। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट जो है दूसरे मीडियम में आती है, बेंडिंग होता है, ठीक है। तो बेंडिंग का एक ऐसा कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन जिसमें एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट डालेंगे, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? 90 डिग्री हो जाए। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे ही 90 डिग्री होगा तो कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होगा? उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। दैट विल बी कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये साफ लिखा हुआ डिफिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस दो पेयर ऑफ मीडिया के बीच में रखेंगे, इंसिडेंट लाइट को रखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। और एक और कंडीशन इसमें है कि लाइट को ट्रेवल करना चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम में। डेंसर से रेयर मीडियम में तो ही क्या होगा? लाइट बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। सो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन ओनली वी कैन डिफाइन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल डिफाइन करेंगे जब लाइट डेंसर से रेयर में ट्रेवल करेगा। तो 90 डिग्री तो बहुत ज्यादा होता है ना, हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप कह सकते हो उसको, है ना, सही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पार्टिकुलर एंगल होता है, ठीक है। क्या होता है? ये पार्टिकुलर एंगल होता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। और ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कहानी शुरू होती है, ठीक है। और इस क्रिटिकल एंगल से कम अगर वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन इसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाए, इस एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस का ज्यादा वैल्यू आ जाए, या इस क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाए,
उस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो मैं अब बताऊंगा, इस टॉपिक के बाद बताऊंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्रिटिकल कंडीशन आप समझते होंगे। क्रिटिकल कंडीशन मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन, मान लो पेशेंट कहीं हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो क्या बोलते हैं? क्रिटिकल कंडीशन में। क्रिटिकल कंडीशन मतलब जीने मरने के कगार पर। ठीक है, या तो मर भी सकता है, जिंदा भी रह सकता है। तो क्रिटिकल एंगल भी एक ऐसा एंगल है जिस एंगल पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन का बाउंड्री है, थोड़ा सा कम एंगल ऑफ 90 डिग्री से कम आएगा तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और उस ज्यादा हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसीलिए क्रिटिकल एंगल बोला गया उसको। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? μ1 sin r इज इक्वल टू μ2 sin r। तो जो एंगल इंसिडेंट, मैंने क्या बोला कि डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, तो ये μ1 जो है इसकी वैल्यू μ2 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है। इट मींस μ1 इज ग्रेटर देन μ2। हमने लिखा है यहाँ μ1 इज ग्रेटर देन μ2। ओके, इट मींस यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि μ1 by μ2 इज इक्वल टू μ दैट इज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये μ है, और साइन r को हमने 90 डिग्री माना है, तो साइन 90 तो 1 ही होता है। क्या लिखेंगे? 1 by i, और i का एक मैंने पार्टिकुलर वैल्यू बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस का, जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो इस IC को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। दिस IC विल बी कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ओके, क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। दो पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडियम होते हैं, दो मीडियम होंगे जिसके लिए डिफाइन किया गया है। ओके, तो ये हमने म्यू लिखा। म्यू ये रिलेटिव है, याद रखिएगा, ये म्यू क्या है? रिलेटिव है, नॉट एब्सोल्यूट है। उस मीडियम का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, रिलेटिव है। μ1 by μ2 देख लीजिए, जिस मीडियम से लाइट जा रहा है डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में पहुंच रहा है, जिससे निकल रहा है μ1, जिसमें पहुंचेगा μ2, है ना? निकलने वाला ये है ना, ये निकलने वाला और ये इसमें पहुंच रहा है। तो म्यू हमने लिखा। तो म्यू के बारे में आप जानते होंगे कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड म्यू और वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो सबसे कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल उसका क्या होगा? कम होगा, है ना? तो आप यहां पर देखिए कि क्रिटिकल एंगल सबसे कम किसका है? वायलेट कलर का है ना? यहां पे देख लीजिए किसका है? वायलेट कलर का है। ओके, दिख रहा है? तो यहां सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका है? वायलेट का है, और सबसे ज्यादा किसका है? रेड का है। ओके, इस बात को भी आप लोग समझिएगा। साइन IC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, है ना? म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, इसीलिए क्रिटिकल एंगल। इसको और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पे मैं बता दूंगा आपको कि साइन IC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, अगर हम लिखेंगे या इक्वल टू म्यू ही लिखा जाए, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू ही लिख दें, इसको इनवर्सली है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस पर है? वेवलेंथ पर है। तो भाई मेरे, जब वेवलेंथ ही कम हो जाएगा, तो क्रिटिकल एंगल ऑटोमेटिक क्या होगा? कम आ जाएगा। इस बात को समझिएगा। क्रिटिकल एंगल अलग अलग लाइट वेव्स के लिए अलग अलग होते हैं। रेड के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल होगा, और सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका होगा? वायलेट कलर का होगा। ओके, चलिए, एक बात तो इतनी बात समझ में आई, एक कंडीशन तो हमने समझ लिया, तो बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग लाइट वेव्स के लिए हमने समझ लिया क्रिटिकल एंगल के बारे में। एक और चीज हम क्रिटिकल एंगल के बारे में समझेंगे, IC के बारे में। फॉर ए गिवन लाइट, अगर ये लाइट दिया हो, तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट दिया हो, तो क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। तो क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया। कौन से पेयर ऑफ मीडिया पर है, उन दोनों पेयर ऑफ मीडिया का नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्या डिपेंड करता है भाई? क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। ये तो साफ लिखा हुआ है ना, म्यू। ये μ1 by μ2 एक्चुअली क्या बता रहा है? नेचर ऑफ द मीडिया, दो मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया, उसका नेचर बता रहा है μ1 by μ2, नेचर बता रहा है। IC डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब मैंने 3 मीडियम बताया। 3 मीडियम के लिए मैं आपको पूछ रहा हूं क्रिटिकल एंगल। अगर मैं इन दोनों पेयर को एक बार मिलाऊं, तो इन दोनों पेयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल क्या होगा,
अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या होगा और इन दोनों को मिलाऊं तो क्या होगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको ग्लास एंड वाटर सिस्टम के लिए। ग्लास एंड वाटर सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? 1.33 इसका आ रहा है, 1.5 इसका आ रहा है। मतलब आप ये देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा हो रहा है, मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है? रेयर मीडियम है। ग्लास से वाटर में जा रहा है। ठीक है जी, कहाँ जा रहा है? ग्लास से वाटर में जा रहा है। ग्लास वाटर मीडियम के लिए अगर मैं क्रिटिकल एंगल फाइंड करना चाहूं तो क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? साइन आईसी हम निकालेंगे। साइन आईसी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। क्या निकालेंगे? 1 बाई म्यू, है ना, 1 बाई म्यू लिखेंगे। और ये म्यू एक्चुअली है क्या? 1 अपॉन म्यू मतलब क्या होगा? म्यू 2 बाई म्यू को क्या लिख सकते हो? म्यू इज गिवन एज म्यू 1 बाई म्यू 2, है ना। इसको क्या लिखेंगे? म्यू 2। तो हमारा लाइट कहां से कहां? ग्लास से वाटर में जा रहा था। म्यू 2 की वैल्यू कितनी है? कहां से कहां जा रहा था? ग्लास से वाटर में जा रहा था, डेंसर से रेयर में जा रहा था। तो ग्लास तो किससे जा रहा था भाई? तो ग्लास से जा रहा था। 3/2 यहां लिखेंगे और यहां पे 4/3 लिखेंगे। तो कितना आया? 8/9 आ जा रहा है ना। ये 8/9 आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप क्रिटिकल एंगल फाइंड करना चाहोगे तो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। 9/8 तो हो नहीं सकता, तो ये हमने बता दिया आपको। चलिए अब आप निकालोगे वाटर एंड एयर के लिए। आप लोग किसके लिए निकालोगे? ग्लास एयर के लिए निकालोगे और प्लस वाटर एंड एयर के लिए आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे। ठीक है जी, आप लोग इसको खुद कैलकुलेट करोगे कि वैल्यू कितनी आ रही है ना। तो बहुत सारे मीडियम्स के लिए मैंने बताया आपको क्रिटिकल एंगल, है ना, कितना होगा। और जितने सारे मीडियम्स हो गए सारे के सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। मान लो कि कोई दो मीडियम दिया हुआ है ना, 2 मीडियम दिया हुआ है। उसका ये मैंने आपको होमवर्क दे रखा हो, इट इज योर होमवर्क, ये आप खुद करोगे तब आपके समझ में आएगी। मान लो क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और दूसरा मीडियम जिसमें लाइट जा रहा है एयर है। तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? व्हाट विल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू 2 को हम मान लेंगे 1 और IC 45 डिग्री दिया हुआ है 1/√2। तो कितना होगा? म्यू 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी होगी? √2 हो जाएगी। आप इसको देख लोगे, इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं। क्रिटिकल एंगल अगर हमने 60 डिग्री दे रखा है, अगर हमने 60 डिग्री दे रखा है और सेकंड मीडियम को हमने म्यू 2 को हमने 1 बना रखा है, तो उस केस के लिए म्यू 1 की वैल्यू फाइंड करो कितनी होगी, वो भी आप फाइंड कर लेना। साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो कितना आएगा? 2/√3, है ना। 30 डिग्री अगर मैंने दे दिया, क्रिटिकल एंगल अगर 30 डिग्री दे दिया तो ये कितना आ रहा है? 1/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, म्यू 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये सब आप कैलकुलेट कर लेना, अच्छे से इस बात को समझ लेना। ओके, आगे हम लोग चलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पास। जब हमने ये प्रोसेस पढ़ लिया तब हम लोग को अब समझ में आ जाएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन भी अब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन को और हम अच्छे से समझेंगे। ओके।